नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम के बीच बीजेपी और कांग्रेस पर 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देने का दबाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए मुफीद सीटों की पहचान करनी शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी के लिए भी यह किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि जिस कैंडिडेट की 100% जीतने की संभावना होगी उसी को टिकट दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि 2027 के लिए पार्टी में उनके द्वारा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का सुझाव दिया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि इस समय सभी महिलाएं विपक्षी दल की सच्चाई जान चुकी हैं कि कैसे विपक्षी दल महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। 33% महिला आरक्षण 2029 से लागू करने से जुड़ा विधेयक भले ही संसद में पारित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका असर उत्तराखंड के आगामी चुनाव पर पड़ने जा रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करने की पैरवी करती दिखाई दे रही हैं। उपनेता प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी का कहना है कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क साफ दिखाई देता है और यही वजह है कि महिला आरक्षण पर बीजेपी आने वाले समय पर भी बैकफुट पर दिखाई देगी। 2027 विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का दावा तो कर दिया है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस तरीके के दावे दोनों ही पार्टियों द्वारा हर विधानसभा चुनाव के दौरान किए, लेकिन महिलाओं को टिकट देने में दोनों ही दलों की ओर से कंजूसी देखने को मिली है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं, सुनिए। देखिए, अभी आप स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में आपने देखा कि हमारी जहाँ जहाँ महिला सीट नहीं भी थी, वहाँ भी हमारी पार्टी ने महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है। चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो मेयर हो। तो जब मतलब यहाँ तक पार्टी सोच सकती है तो आगे के लिए भी ज़रूर मैं एक महिला होने के नाते ज़रूर मातृशक्ति की बातें संगठन लेवल पे रखेंगे हम लोग, लेकिन हमेशा से ही जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि हम जैसे बहुत ही सामान्य परिवार की महिला को अगर पार्टी यहाँ तक पहुँचा सकती है तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। कि बीजेपी की करनी और कथनी में समानता होती तो आज देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता और आपके खाते में भी शायद 15 लाख आ चुके होते, नोटबंदी नहीं होती। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये सिर्फ जुमले छोड़ते हैं और ये कुछ नहीं करने वाले, ये पुरुष प्रधान डोमिनेट समाज को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये महिलाओं के लिए कभी नहीं सोच सकते और नहीं देंगे, ये आने वाले समय में दिखाई देगा। तो कांग्रेस ने भी कौन सा रिकॉर्ड अच्छे बनाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव में योग्य प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को मानती है। हम 33% नहीं, हम 50% महिलाओं को भी टिकट देंगे अगर महिला सक्षम होंगी। हम युवाओं को भी 10% नहीं, हम कहते हैं हम 50% देंगे, लेकिन युवा सक्षम हों। योग्य नहीं है, जो योग्य महिलाएं हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, योग्यता के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि 33% से ज़्यादा दें और हम महिलाओं को तैयार भी कर रहे हैं और हम महिलाओं से दावेदारी के लिए कह भी रहे हैं। जिन जिन जगहों पर मजबूत महिलाएं हैं, चाहे महिलाएं 19 हों और 20 हों, तब भी महिलाओं को हम प्राथमिकता देने का काम करेंगे। तो दावे और हकीकत कितने मिलेंगे टिकट? 2027 के लिए बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा दावा, महिलाओं को ज़्यादा टिकट देने का वादा किया गया है। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हम महिलाओं को बढ़ चढ़कर
टिकट देने की कोशिश करेंगे। महिला आरक्षण के बीच बीजेपी कांग्रेस का ये नया दाव निकल कर सामने आया है और 2027 विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर एक मुद्दा और बनाया गया है, जिसको लेकर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट देने की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। अब तक जो देखने को नहीं मिला, किसी भी दल ने ज़्यादा टिकट महिलाओं को अभी तक नहीं दिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं माफ कीजिए बीजेपी से प्रभा बदूनी जी और कांग्रेस से प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिमा जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से भी लगातार बड़े वादे किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी ने तो सदैव महिलाओं का सम्मान किया है और यही वजह थी कि जब 2023 में जो है बिल लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कुछ संशोधन की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी दलों ने कहा कि क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों की बात है, तो जो भी हमें ऑब्जेक्शन है इसमें, चाहे वो जो है जनगणना को लेके हो, चाहे परिसीमन को लेके हो, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी इस बिल को आप पास कर दीजिए। और पास कर दिया, 400 से भी ज्यादा वोटों से वो बिल को पास करवाया गया। उसके बाद 2026 की ही बात है कि उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसेंट भी मिल जाती है। तो जब किसी बिल को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है, वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। जब वो लॉ बन गया है, तो उस लॉ को धरातल पर उतारने की बजाय, क्योंकि उस वक्त 23 में आपने ये शगुफा छोड़ा, आपको लगा विपक्ष विरोध करेगा और आप 24 में विपक्ष पे जो है उल्टा पाला डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन विपक्ष ने समर्थन दे दिया, तो भी आपने उसमें जो है आधी आबादी का वोट लेने के लिए इस तरीके का शगुफा फेंका। 24 का लोकसभा चुनाव हो गया, आप खामोश रहे, ना जनगणना की आपने, ना कुछ की। जब ये लॉ बन गया, तब भी एक तरफ आपको इसको 5 राज्यों में चुनाव थे, आपको इसको लागू कर देना चाहिए था, जहाँ पे महिलाओं को भागीदारी मिलती। प्रतिमा जी, अगर मान लीजिए कि ये जो महिला आरक्षण कानून है ये लागू ना हो, ठीक है, सरकार ना चाहे, तो आपकी तरफ से कोशिशें नहीं की जाएंगी कि भाई हम तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट देंगे, महिला आरक्षण लागू हो या ना हो, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी बने और बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ें? बिल्कुल, और इसी तर्ज पर आपने देखा कि हमने 2002 से लेकर के अब तक बहुत महिलाओं को जो है टिकट देने का, जहां जहां से भी आवेदन आए हैं और जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर वो खरी उतरी है, तो हमने उन्हें टिकट देने का कार्य किया है। आज भी लोकसभा की नहीं, प्रतिमा जी पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस और बीजेपी किसी ने भी ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की कोशिश कभी की नहीं है। आप जो 2002 से अब तक की बात बता रही हैं, आप आंकड़े निकाल लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आपकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से हर चुनाव में 7, 8, 5, 6 महिलाओं को टिकट जरूर दिए गए, लेकिन 50 से ज्यादा महिला निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा हर चुनाव में लड़ी हैं चुनाव। तो ये तो समझ में आता है कि भैया महिला ताकतवर हैं, महिलाओं में वो क्षमता भी है चुनाव लड़ने की। तो ये बात नहीं कह सकते कि जो आवेदन करेगा या फिर जो महिला चुनाव लड़ने की योग्य होगी, तो ये तो कोई नहीं कह सकता। की बात नहीं है, या ये नहीं है कि कौन योग्य है, योग्य हर व्यक्ति होता है। बात ये है कि कभी देखिए, आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले फॉर्म तो फिल करना ही पड़ता है ना, या एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के इच्छुक होते हैं, तो कॉलेज में पढ़ने से पहले के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, तब आप उस कॉलेज का हिस्सा बनते हैं। यही बात जो है राजनीति में भी लागू होती है। आप लोकसभा का मैं आपको प्रतिशत अगर बताऊं, तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से जो जीती हुई सीट उनकी है, उनके प्रतिशत में जितनी उनकी महिलाएं हैं, उससे ज्यादा हमारा प्रतिशत है। आप खुद उठा करके जो है आंकड़ा देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमने तो समझा नहीं प्रतिमा जी, समझ में नहीं आई अभी क्या कहा आपने? लोकसभा चुनाव का कुछ आप उदाहरण दे रही थी, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा कह दीजिए। मैंने कहा लोकसभा चुनाव की मैं बात कर, चुनाव में तो ये कह रही थी कि मोदी जी ने सिर्फ चुनाव में आधी आबादी का वोट पाने के लिए ये शगुफा छोड़ा। मैंने कहा आप लोकसभा में जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और जितनी महिला कांग्रेस की सांसद है, वो अनुपात उठा लीजिए, और जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और उसके अनुपात में उनकी जो महिला सांसद है, उसका आंकड़ा उठा लीजिए, आपको कांग्रेस ऊपर नजर आएगी।
उत्तराखंड में कांग्रेस ने कब महिला को टिकट दिया लोकसभा चुनाव में? एक सेकेंड, जब जो आवेदन जिसने नहीं किया, हमने टिकट नहीं दिया, कोई आवेदन करता और वो पूरे प्रोसेस पे अगर खरा उतरता तो देते। और दूसरी बात, हमने नहीं दिया, चलिए नहीं दिया, भाजपा ने कौन सी आम कार्यकर्ता को टिकट दे दिया? मैं यही बताने की कोशिश करने से लगा हुआ अभी जो मैंने आंकड़ा बताया था ना, मैं यही बताने की कोशिश करने से लगा हुआ हूं कि बीजेपी 6-7 महिलाओं को टिकट दे देती है, कांग्रेस 6-7 महिलाओं को टिकट दे देती है, और जो निर्दलीय महिला उम्मीदवार मैदान में हैं वो हर चुनाव में 50 से ज्यादा महिला मैदान में उतरी हैं। फिर भी आप बोल रही हैं कि कोई योग्य होगा, मतलब ना तो कांग्रेस को दिखाई दे रही महिला उम्मीदवार योग्य है, ना बीजेपी को दिखाई दे रहा। भाई निर्दलीय लड़ रही हैं, आप उनसे तो सीखिए। बात यहाँ पर ये सीमित हो जाती है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको ही टिकट दिया जाएगा। लोकसभा में हमारी महिला सांसद ज्यादा कैसे होती? कांग्रेस को अगर महिलाओं के ऊपर जरा भी शक होता तो इस देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने कैसे दे दी? प्रथम लोकसभा स्पीकर कैसे दे दी? महिलाओं को पंचायत से लेकर के निकाय नगर निगम से लेकर के 33% जो आरक्षण दिया वो किसने दिया? 73वां 74वां संविधान संशोधन किसने किया? वो अधिकार जो आज 30 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है उसका, वो उसका अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। हाँ, दिक्कत हमारे मतलब सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया, बस उत्तराखंड में टिकट नहीं देंगी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को। दिक्कत कहाँ पे हो गई? दिक्कत ये हो गई, हमने बड़े बड़े बैनर और पोस्टर नहीं लगवाए, हमने बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं लगवाई, हमने इस तरीके का जो प्रचार प्रसार है वो नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव काम करने में भरोसा रखती है, प्रचार प्रसार में नहीं। और मोदी जी की तो कहानी अलग है। ठीक है प्रतिमा जी, आपके पास वापस आ जाऊंगा। प्रभा जी भी हमारे साथ बैठे हैं। प्रभा जी, वादे तो आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं कि अब की बार बढ़ चढ़कर महिलाओं को राजनीति में उतारना है, बड़ी हिस्सेदारी होगी, बड़ी भागीदारी होगी, अब तक कुछ किया नहीं। अगर हम पिछला 2022 का ज्यादा पुराना ना जाए तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं अगर, तो हमारी 7-8 जो हमारी महिलाएं हैं वो विधायक है, और अगर कांग्रेस की देखें तो मात्र 2 या 3 इनके विधायक हैं। और दूसरा देखिए, देश को जो पहली विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो पहली जो महिला विधानसभा की जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। जो चुनाव आयोग की अध्यक्ष राधा रतोड़ी जी थी वो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। अगर हम नगर पंचायत की उसकी बात करें तो वहाँ महिलाओं को पहले से ही 50% का आरक्षण दिया गया है, तो वो हमारी सरकार में हुआ है। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि ये कहाँ नारी शक्ति का सम्मान करने ये लोग जा रहे हैं? अभी मैं इनको सुन रही थी कि हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब वो आया तो हमने इसको पास करने का काम किया। तो देखिए, जब वो पास कर रहा था वो आरक्षण की बात थी कि महिलाओं को 33% हमें आरक्षण देना है। और ये पुष्पेंद्र जी, हम सबको पता है कि जब हम आरक्षण देने की बात करते हैं तो ये सबको पता है कि उसमें जनगणना और परिसीमा निश्चित तौर पर होगा, लेकिन इनको साफ पता था क्योंकि ये वो सरकारें हैं, कांग्रेस सरकार या इनका जो अलायंस है, इनको लगा था कि मोदी सरकार ना तो जनगणना करवाएगी ना परिसीमन होगा, क्योंकि पुष्पेंद्र जी यहाँ पर हमें पता है कि जब आरक्षण होगा परिसीमन होगा, और ये चीजें पहले ही उसमें साथ में थी। दूसरा पुष्पेंद्र जी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो हमारा एक सांसद भी है वो 25 लाख की पॉपुलेशन पे है, जबकि हमें पता है कि जब हम सीटें बढ़ाएंगे, जनगणना होगी, प्रतिनिधि तो अपने आप बढ़ जाएगा। जब 8 या 9 लाख की संख्या पर हमारा एक सांसद है, जो हमारी जरूरत भी है, और ये चीज कांग्रेस की सरकारों से टाली जा रही है। अच्छा, तो अगर मौजूदा स्थिति में प्रभा जी, अगर मौजूदा स्थिति में आरक्षण लागू कर दिया जाता है तो इसमें क्या आपत्ति है, क्या नुकसान है? बिल्कुल भी पुष्पेंद्र जी कोई भी आपत्ति नहीं है, और मुझे तो लगता है आप देख लीजिएगा 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगी। और पुष्पेंद्र जी, एक बात मैं और बताऊं, ये जो बिल हम लेकर आए थे, आज जो इतना आक्रोश हम महिलाओं में कांग्रेस पार्टी के लिए है वो इसलिए है कि हम सबको पता है कि जो जनगणना हमारी अभी हो रही है, फिर अगर हम उसे परिसीमन में जाएंगे तो कम से कम ये 6-7 साल इसमें लग जाएंगे, सबको पता है, तो ये 33 या 34 तक चला जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम महिलाओं के प्रति बड़े संवेदनशील हैं,
हम चाहते हैं कि अगर 2011 की जो जनगणना हुई है उसको हम आधार बना करके परिसीमन करवा देते हैं, ताकि जो 2029 में चुनाव होंगे उसमें हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण के साथ प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस को जो इनकी मंशा है, ये कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनके अधिकार उनको नहीं देना चाहते हैं, इन्होंने उसको गिराने का काम किया। प्रभा जी ठीक है, प्रभा जी अभी आपने अभी ठीक है सड़कों पर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रभा जी ठीक है, सुन लीजिए अभी आपने शुरू में अभी आपने शुरू में एक उदाहरण दिया था कि उत्तराखंड के अंदर, प्रभा जी सुनिए तो सही, सुनिए अभी आपने शुरू में एक उदाहरण दिया था कि उत्तराखंड के अंदर हमारी 8 विधायक हैं, कांग्रेस की 2 हैं। धामी कैबिनेट में कितनी महिला हैं? देखिए, धामी कैबिनेट में हमारी माननीय रेखा आर्या जी हैं, एक मतलब एक महिला को वहां पर हिस्सा मिला हुआ, और विधानसभा अध्यक्ष अभी बनी। ओ भाई, आप देखिए पुष्पेंद्र जी, इनको कितना दुख होता है, ये महिला का अपमान इन्होंने करा तो रेखा आर्या जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। कोई महिला कांग्रेस से क्यों शामिल होगी? आप पुष्पेंद्र जी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो भी अपने में इतने मजबूत है। अगर आप हमारे राष्ट्रीय लेवल पर भी चले जाएंगे तो हमारी जो प्रभारी हैं वो जो जब आके पूरे प्रदेश की, वो भी संगठन से महिला, और देखिए संगठन कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ 50% आरक्षण वहां पर भी किया जाता है, लेकिन इनकी कांग्रेस में क्या है? रेखा आर्या जी इनसे पूछती, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है अपनी सरकार में। प्रभा जी उत्तराखंड से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा उदाहरण ये है कि 2002 से, सीधा सा उदाहरण ये है 2002 से अब तक के आप आंकड़े देख लीजिए, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये जो बार बार बोल रहे हैं कि महिलाओं को मजबूत बनाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, महिला मजबूत हैं। महिला अगर मजबूत नहीं होती तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी महिला मैदान में उतर रही हैं 50 से ज्यादा संख्या में हर बार, कभी 60 महिला कभी 70 महिला, तो ये नहीं उतरती। वो महिला ये दिखा रही हैं कि कांग्रेस भी नहीं चाहती महिला ज्यादा चुनावी मैदान में आए, बीजेपी भी नहीं चाहती। अगर चाहती तो हर विधानसभा चुनाव में आखिर क्यों 10 से भी कम महिलाओं को टिकट दिए जा रहे हैं, और निर्दलीय महिला बार बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रही है। मतलब उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की ताकत कम नहीं है, महिला उम्मीदवार बहुत हैं और मजबूती के साथ है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पुष्पेंद्र जी मेरे से पूछ रहे हैं, कोई बता दीजिए, आप दोनों ही महिला बैठी हैं। नहीं बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। देखिए उत्तराखंड की तो जो मैं कहूँगी बुनियाद रखी गई है वो महिलाओं ने ही रखी है। हम सब उत्तराखंड के और हमारे परिवार के लोगों ने, हमारी जो भी परिवार की महिलाएं रही हो वो आंदोलनकारी है, वो उनका आंदोलनकारियों में उनका नाम है। तो अगर उत्तराखंड को आजादी मिली है, हम लोगों ने गोलियां खाई है, हमारे परिवार के लोग आंदोलन में शामिल हुई है, चलो परिवार नहीं, मैं तो कहूँगी पूरी महिला शक्ति ने अपने दम पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो आज उत्तराखंड में जो महिला, इसीलिए उनमें इतना आक्रोश है कि जिस उत्तराखंड, कम से कम उत्तराखंड में तो जो महिलाएं हैं वो इतना आक्रोशित है, उनको लग रहा है कि जो कांग्रेस की पार्टी है उन्होंने हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया है। हमें सम्मान देने की जब बात आई तो इन्होंने वहां पर हमारे बिल को गिरा दिया संसद में। तो इससे इनकी नीयत साफ होती है कि केवल बातें करना जानते हैं लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रभा जी, हालांकि कांग्रेस ने समर्थन किया है लेकिन वो जनगणना और परिसीमन के विरोध में है। ठीक है प्रतिमा जी, प्रतिमा जी बोलिए आप। कमी है 23 की बात इन्होंने करी, 23 के बिल की मैं बात बता दूं आपको, शांत रहिए, अब बीच में मत बोलिए। प्रतिमा जी ठीक, एक एक करके पूरा समय दिया। 23 के बिल के जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, पुष्पेंद्र जी बोल लीजिए। प्रतिमा जी प्लीज एक एक करके समय पूरा दिया जा रहा है सभी को, और एक एक करके मैं अच्छे से बात सुन रहा हूँ। बोलिए प्रतिमा जी ठीक है। नहीं प्रतिमा जी बोलिए आप। नहीं होने दिया डॉक्टर प्रतिमा जी। लीजिए 2023 में जब ये बिल पे कुछ ऑब्जेक्शन थे पुष्पेंद्र जी, तो वो ऑब्जेक्शन यही थे कि आपको जब 2034 से पहले आप इस बिल को लागू नहीं कर पाएंगे तो आज आप ये शगुफा जनता के बीच में छोड़ रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन था, लेकिन इस ऑब्जेक्शन को भी दरकिनार करके सर्वसम्मति से उस बिल को पास कराया गया। उस दिन से लेकर के 2023 से लेकर के आज हम 26 में बैठे हुए हैं, ना आपने जनगणना के लिए कोई शुरुआत की, उसके बाद परिसीमन की कोई बात हुई। जब वो बिल लॉ में तब्दील हो गया तो आपकी नीयत खराब थी, आपकी मंशा खराब थी। आप 2011 की जनगणना पे परिसीमन कराना चाहते थे और महिला
चाहते थे, जो संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात था, 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डिलिमिटेशन की बात करता है, परिसीमन की बात करता है, आप उसको खुर्द बुर्द करना चाहते थे, संघीय ढांचे को खुर्द बुर्द करना चाहते थे, छोटे और बड़े राज्यों की जो खाई है उसे गहरी करना चाहते थे, नॉर्थ स्टेट और साउथ के जो बीच की खाई थी उसको गहरी करना चाहते थे। अच्छा ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, एक बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी तो महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ है, महिला आरक्षण अभी तो लागू नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस भी और बीजेपी भी अब ये कहने से लगी है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट देंगे। अभी तो लागू भी नहीं हुआ, पहले से ये कोशिश क्यों नहीं की गई? ये कहा था माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो साउथ की सीटें हैं वो उतनी ही रहेंगी। अगर 50% का उनका शेयर है लोकसभा में तो उतनी ही सीटें वहां से आएंगी। लेकिन क्या अगर देश के गृह मंत्री संसद में कोई बात बोल रहे हैं तो हमें उनकी बात का भी तो विश्वास रखना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि अभी मैं विधेयक पारित कर देता हूं कि 50% सीटें हर राज्य नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं आपने अच्छे से समझा दिया, आपने अच्छे से समझा दिया, एक एक करके ये महिला विरोधी है और ये महिलाओं को आरक्षण ठीक है, इनकी जो नियत है वो महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा ठीक है और इसीलिए प्रतिमा जी, ठीक है प्रतिमा जी सुन लीजिए, एक एक करके सुनिए, एक एक करके सुन लीजिए। ठीक है, अभी आपने प्रभा जी, अभी आपने एक बात कही कि जो साउथ की सीटों का डर था कांग्रेस को, साफ तौर पर सदन में गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया कि भाई सीटें कम नहीं होंगी, सीटें बढ़ेंगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो फिलहाल की स्थिति में सीटें हैं, इसी पर महिला आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा रहा? क्या ये डर है कि जो मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनका टिकट कट जाएगा, उनकी सीटें खतरे में आ जाएंगी? पहली बार हुआ ये कि सत्ता में बैठे लोग जो जिनके हाथ में बिल पास कराने की, लॉ बनाने का पावर है, वो आज विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर इनके पास ज्ञान है तो जीएसटी जो बिल था वो सरकार ने मनी बिल एक एक करके, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। जो जीएसटी बिल था, पुष्पेंद्र जी आपको भी याद होगा, जो जीएसटी कानून बनाया इन्होंने, उसको लोकसभा से मनी बिल की तरह पास कराया था। अगर इन्हें ज्ञान है तो इन्हें पता होगा, क्यों नहीं आप महिला आरक्षण बिल? चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। प्रतिमा जी आपका भी, प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, और अभी से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब की बार विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। लेकिन 2002 से और अब तक किसी भी पार्टी ने दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है, बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी ने भी अभी तक 10 महिलाओं को एक साथ टिकट नहीं दिए हैं। अब महिलाओं के नाम पर ये जो चुनावी संग्राम बनने वाला है 2027 में, कौन पार्टी किसको ज्यादा टिकट देगी ये भी देखा जाएगा। हालांकि पार्टियों की तरफ से ये भी साफ तौर पर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में वो रहती है। क्या होगा, क्या कुछ स्थिति होगी, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।